जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सॉइल वाटर रिलेशनशिप। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा, ये पढ़ा कि मेरा सॉइल क्या है, सॉइल इज ए अनकंसोलिडेटेड फाइनर पार्टिकल्स, जो बहुत सारे फाइनर पार्टिकल्स कलेक्टेड है एक जगह, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको दिखे। ये बहुत सारे पार्टिकल ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स हैं जो ब्लू कलर से बना हुआ है। और ये पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स जब है तो इनके बीच में जो जगह बची है उसको क्या बोलते हैं, वॉइड। तो ये ब्लू से जो बना हुआ है ये सब क्या है आपका, सॉलिड पार्टिकल्स। ये सब क्या है आपके सॉलिड पार्टिकल्स, और इनके बीच की जो जगह बची हुई है इन जगह को क्या बोलते हैं हम, वॉइड। अब इस वॉइड में दो चीजें हो सकती है, या तो ये वॉइड खाली हो, तो खाली कैसे रहेगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट है तो इस वॉइड में एयर पेनिट्रेट कर जाएगा, तो इस वॉइड में क्या रहेगा, एयर या फिर वाटर। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वॉइड्स खाली हो जिसमें एयर हो और कुछ वॉइड्स में वाटर हो। तो क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ तक कुछ वॉइड्स में खाली है, ये खाली मतलब यहाँ एयर है, कुछ नहीं, ये सब एयर है, कुछ वॉइड्स में एयर है, कुछ में एयर है और कुछ में वाटर है। मान लीजिए कुछ वॉइड्स में पानी भरा हुआ है। वैसे पानी को ब्लू कलर से दिखाते हैं, लेकिन ब्लू कलर से मैंने पार्टिकल बना दिया है, तो फिर आप समझिए कि ये जो लाल से बन रहा है यही पानी है। ठीक है, कुछ में एयर है जो ब्लैक वाले हैं, जो बाकी के जगह बच गए हैं उनमें ये रेड वाले हैं जो पानी है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहां से समझ में आया होगा कि सॉइल एक थ्री फेज सिस्टम है। कैसा है, थ्री फेज सिस्टम है, जिसमें क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड में क्या है, आपको यहां से समझ में आया होगा कि सॉइल कैसा है, थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम। और इस थ्री फेज सिस्टम में क्या क्या है सर आपके पास, पहला तो सॉलिड है, जो कौन है, सॉइल सॉलिड, ये ब्लू से जो लिखे हुए हैं आपके, ये सॉइल सॉलिड्स। दूसरा क्या है, लिक्विड है, क्या है, वाटर, जिसको मैंने रेड डॉट से बनाया है। और तीसरा क्या है, तीसरा आपके पास है गैस। गैस मतलब क्या है, एयर है, जिसको मैंने ब्लॉक डॉट से ऐसे ऐसे बना रखा है। तो आपको समझ में आया होगा कि सॉइल क्या है, एक थ्री फेज सिस्टम है, जिसमें सॉलिड भी है जो सॉइल सॉलिड है, पार्टिकल्स, लिक्विड है जो इसमें वाटर है, पोर्स वॉइड्स के बीच में भरा हुआ है, और गैस ये भी एयर जो वॉइड्स के बीच में है। और ये सब क्या है, ब्लेंडेड है। ऐसा नहीं है कि पानी अलग है, हवा अलग है और पार्टिकल अलग है, ये सब एक साथ है। पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसी में एयर और वाटर फिल्ड है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ स्टडी, पढ़ने में हमको आसानी हो, इस तीनों को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं और दिखाते हैं। इसको दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का जो मेरा तरीका है वो कुछ इस तरीके का है। इस तरीके का, ये मेरा है सॉलिड, ये मेरा है सॉलिड, सॉलिड मतलब सॉइल सॉलिड। ये मेरा है लिक्विड, पानी जो भरा हुआ है। और ये है गैस, एयर। ठीक है, अब ये देख रहे हैं
तो इसमें कुछ सॉइल का वॉल्यूम होगा, सॉइल सॉलिड का, इसमें कुछ ये वॉइड का वॉल्यूम होगा, हाँ या ना। तो पहले तो ये बात करते हैं कि ये जो आपका लिक्विड है, ये जो आपका लिक्विड है, ये जो आपका वाटर है, बेसिकली कहिए इसको वाटर, और ये आपका है एयर, ठीक है। तो एयर और वाटर कहाँ है, ये वॉइड्स में है, वॉइड्स में है, मतलब ये दोनों कहाँ हैं सर, वाइड में, ठीक है। और ये है हमारा सॉलिड, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं सॉलिड का वॉल्यूम कुछ वी एस, एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड, और ये टोटल मान लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड वी वी, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जिसमें क्या होंगे वाटर और एयर। वाटर, इस वाटर का भी कुछ वॉल्यूम होगा, इसको बोल देते हैं वी डब्ल्यू। इस एयर का वॉल्यूम होगा, इसको बोल देते हैं वी ए। कुछ वेट भी होगा, अगर वॉल्यूम है तो वेट भी होगा। तो ये क्या है, वेट ऑफ एयर को हम बोल रहे हैं डब्ल्यू ए, वेट ऑफ वाटर को हम बोल रहे हैं डब्ल्यू डब्ल्यू, और वेट ऑफ सॉलिड को बोल रहे हैं हम डब्ल्यू एस। और ये सारा मिल के क्या बनेगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल, और ये सारा मिल के क्या बनेगा, टोटल वॉल्यूम। ये सारा मिल के क्या बनेगा, थोड़ा मिटाते हैं, ये सारा मिल के क्या बनेगा, टोटल वॉल्यूम। अगर हम लिखने का कोशिश करें टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो आप क्या लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, है या ना। टोटल वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी से। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, वी एस। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, वी डब्ल्यू, प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, वी ए। तो टोटल वॉल्यूम मेरा ये आया निकल के। अगर अब बात करें टोटल वेट का, ऊपर लिख रहे हैं, अगर बात करें हम टोटल वेट का, डब्ल्यू, तो ये क्या है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, और प्लस में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ एयर, ठीक है। अगर हम टोटल वेट लिखें तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। और हम लोग जानते हैं कि एयर का वेट नेग्लिजिबल होता है, एयर का वेट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। लेकिन वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एयर क्या है कि अगर मान लीजिए जिसको कंटेनर में डाल दीजिए, उस कंटेनर का आप मान लीजिए बहुत कम ही एयर डाले, तो ये एयर क्या करेगा, इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले लेगा। तो इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस कंटेनर का वॉल्यूम कंसिडरेबल है। लेकिन इसका वेट आप इग्नोर कर सकते हैं। एयर के कितने हैं, 10 20 50 पार्टिकल हैं, उनका वेट कितना होगा, बहुत कम होगा। इसीलिए हम लोग वॉल्यूम को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं एयर को, लेकिन एयर के वेट को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए जब मेरे पास जो टोटल वेट आता है वो आता है वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो सॉइल वाटर रिलेशनशिप में आपको याद रखने वाली जो बातें हैं, ये रखना है कि सॉइल मास इज ए 3 फेज सिस्टम that comprises of solid, water and air. Soil mass is a 3 phase system. Soil mass is a 3 phase system. 3 phase system that comprises of solid, water and air. That comprises of water and air. एक बात ये भी है कि ये सारे अलग अलग स्पेस ऑक्युपाई नहीं करते हैं। ऐसा थोड़ी कि अलग अलग स्पेस ऑक्युपाई किए हैं, सॉलिड अलग है उसके ऊपर वाटर है, ऐसा नहीं है।
सब क्या है, साथ हैं, सब ब्लेंडेड है। तो क्या कह सकते हैं, दे डू नॉट ऑक्युपाई, दे डू नॉट ऑक्युपाई, दे डू नॉट ऑक्युपाई सेपरेट स्पेस बट दे आर blended together, but they are blended together and form a complex material, form a complex material। और इसी complex material को हम in general क्या बोलते हैं, soil बोलते हैं, form a complex material soil। तो soil का मतलब सिर्फ soil solid नहीं है, जब भी बात करते हैं तो सॉइल सॉलिड प्लस जब सॉलिड मिले हैं, उनके कारण, मिलने के कारण जब दो पार्टिकल मिले हैं, उसके बीच में जो स्पेस बच गई है, वॉइड बच गई है, उसमें आने वाले वाटर और एयर से भी मेरा मुराद है। जब भी हम सॉइल बोलेंगे तो सॉइल एंड स्पेस बिटवीन देम, और जब स्पेस बिटवीन देम का बात कर रहे हैं तो उस स्पेस में आने वाले एयर और वाटर का भी बात करते हैं। सॉइल मास इज अ थ्री फेज सिस्टम दैट कंप्राइजेज ऑफ सॉलिड, वाटर एंड एयर। दे डू नॉट ऑक्युपाई सेपरेट प्लेस बट दे आर ब्लेंडेड टुगेदर और फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल, जिसको हम पूरा सॉइल बोलते हैं। तो ये इस तरह से कुछ होता है, पार्टिकल्स हैं वॉइड, और इस वॉइड के बीच में एयर और वाटर होंगे। लेकिन हम लोग पढ़ने में आसानी हो इसलिए हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं कि सॉइल थ्री फेज सिस्टम है, जिसमें कुछ हिस्सा क्या है, ये टोटल वॉल्यूम है वी, ये टोटल वॉल्यूम है क्या, वी। और इसी टोटल वॉल्यूम को हमने तीन भागों में बांट दिया, कहा कि एक सॉलिड का वॉल्यूम है और एक वॉइड का वॉल्यूम है या ना। एक सॉलिड को अलग कर लिया और वॉइड के वॉल्यूम को, टोटल को अलग कर लिया। ये वॉइड का वॉल्यूम है, ये सॉलिड का वॉल्यूम है। और वॉइड के वॉल्यूम में दो चीजें आ गई, क्योंकि वॉइड का ही वॉल्यूम का कुछ हिस्सा वाटर ऑक्युपाई किए हुए है और कुछ हिस्सा एयर ऑक्युपाई किए हैं। तो ये कुछ एयर का वॉल्यूम है और कुछ वाटर का वॉल्यूम है, और सबको मिला दिए तो ये टोटल वॉल्यूम है। एयर का वेट है, वाटर का वेट है, सॉलिड का वेट है, सबको मिला दिए तो ये टोटल वेट है। इसमें कोई इशू, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिटाया जाए, आगे बढ़ा जाए, नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉइल इज अ थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहीं टू फेज सिस्टम भी लिखा हुआ मिलता है। ये टू फेज सिस्टम क्या है? टू फेज सिस्टम, ये टू फेज सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब मान लीजिए ये जो मेरा सॉइल सैंपल है, इसको हीट करें, तो हीट कर देंगे तो क्या होगा, जो भी वाटर होगा इवापोरेट होकर निकल जाएगा और रिमेनिंग स्पेस में फिर से या कि एयर क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा। मतलब पानी बचेगा ही नहीं, पानी खत्म हो गया तो सिर्फ आपको क्या दिखेगा, सॉलिड और एयर। मतलब दो ही चीज बच गया, सॉलिड और एयर, यानी सॉलिड और गैस। एक लिक्विड का फेस दिखाई नहीं आपको। दूसरा क्या हो सकता है कि हम इसमें वाटर ऊपर से डालने लगे। जब वाटर ऊपर से डालेंगे तो क्या होगा, वाटर अंदर पेनिट्रेट करेगा बल्क में। जब वाटर पेनिट्रेट करेगा तो एयर को क्या करेगा, एक्सपेल आउट कर देगा, बाहर निकल देगा, और जो एयर का स्पेस है सब कौन ऑक्युपाई कर लेगा, वाटर। मतलब सिर्फ सॉलिड और लिक्विड ही दिखेगा, यानी दो फेज सिस्टम। तो जब एक फेज ना दिखे, मतलब एयर ना दिखे या वाटर ना दिखे। एयर कब नहीं दिखेगा, जब हीट करके पूरे ड्राई कर देंगे। जब मेरा सॉइल क्या होगा, ड्राई होगा, पूरा ड्राई होगा तो एयर वाटर नहीं दिखेगा, सिर्फ क्या दिखेगा, सॉलिड और एयर। और जब पानी डाल के पूरी तरह से सेचुरेट कर दें, फुल्ली सेचुरेटेड सिस्टम हो जाए, तो क्या दिखेगा, एयर सॉलिड एंड वाटर। तो इसको दो भागों में डिवाइड हम लोग करते हैं, सेचुरेटेड और ड्राई। सेचुरेटेड और ड्राई। सेचुरेटेड का मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और यही पूरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्योंकि जितना वॉइड है सब किससे भर चुका है, वाटर से। जितना वॉइड है सारा किससे भर चुका है, वाटर से। तो मतलब जो वॉइड का वॉल्यूम वही वाटर का वॉल्यूम। इसको क्या लिख सकते हैं,
वेट ऑफ वाटर, और इसको क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड। अगर यहाँ पे अब टोटल वेट लिखने, वेट ऑफ वाटर, वैसे भी वहां भी था, एयर को इग्नोर करते रहते, अगर क्या लिख सकते प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है ना, जो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वाइड के, ठीक है। यहाँ इन दोनों के वॉल्यूम को कलेक्टिवली हम क्या बोले थे, इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड, वहां लिखा हुआ भी है, ठीक है। उसी तरह से ड्राई स्टेट का हम देखते हैं। सॉलिड तो होगा ही, और यहाँ क्या होगा, एयर, और ये मेरा सॉलिड, ये क्या है, वेट ऑफ एयर, और यहाँ क्या है, वेट ऑफ सॉलिड, यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, और वॉल्यूम ऑफ एयर किसके बराबर है सर, वॉल्यूम ऑफ वाइड के, वॉल्यूम ऑफ वाइड, क्योंकि सारा वाइड किससे ऑक्युपाइड है, एयर से ऑक्युपाइड है। अगर यहाँ टोटल वेट लिखने की कोशिश करें तो क्या आएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर, और आप जानते हैं कि वेट ऑफ एयर क्या होता है, नेग्लिजिबल, तो इसको जीरो कर दें, तो यहाँ टोटल वेट किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड के। और यहाँ पे वॉल्यूम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, फिर से वही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ वाइड, और वॉल्यूम ऑफ वाइड किसके बराबर है, वाटर के, सॉरी एयर के। तो ये है आपका टू फेज डायग्राम, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पढ़ते, बेसिक डेफिनेशंस, हेडिंग डालेंगे बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस। पहला डेफिनेशन हम लोग बात करते हैं वाटर कंटेंट, इसका बात करते हैं वाटर कंटेंट, इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, हम ऐसे w लिखते हैं, ये w मेरा स्मॉल w है, स्मॉल, और इसका मतलब हम लोग वाटर कंटेंट समझेंगे। जहां जहां मैं लिखूंगा पूरे सॉइल मैकेनिक्स में ये वाटर कंटेंट है, और ये मेरा कैपिटल W है, और इसका मतलब होता है मेरा वेट। जहां जहां मैं कैपिटल लिखूं आप समझिएगा कि वेट का बात हो रहा है, जहां जहां स्मॉल लिखूं आप समझिएगा कि वाटर कंटेंट का बात हो रहा है। तो वाटर कंटेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, वाटर कंटेंट को डिफाइन कैसे करते हैं बेसिकली, अब देखते हैं हम लोग। वाटर कंटेंट रेशियो होता है, क्या है, वाटर कंटेंट रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ, it is the ratio of water, it is the ratio of weight of water to the weight of solid, weight of water to the weight of solid, पहला। दूसरा पॉइंट यहां, it is represented in percentage, इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा मेरा वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट इज स्मॉल w, और ये क्या है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड का रेशियो है। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई करके इसको डायरेक्ट परसेंट में लिख दें, है ना।
जैसे वेट ऑफ वाटर आया आपका कुछ, वेट ऑफ सॉलिड आया कुछ, डिवाइड कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, परसेंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात हमको बताइए, यहां पे देखिए वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं, क्या वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है? तो कहेंगे आप बिल्कुल हाँ सर हो सकता है। अभी आप थोड़ा देर पहले बताए थे ड्राई का केस, कैसा केस बताए थे, ड्राई का, जहां हम सारे वाटर को क्या कर दिए थे, इवापोरेट कर दिए थे, एक्सपेल आउट कर दिए थे, और सारे वॉइड को किससे फिल कर दिए थे हम, वाटर से। उस केस में वेट ऑफ वाटर क्या होगा, 0। तो जब न्यूमरेटर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये निकला कि सर वाटर कंटेंट 0 हो सकता है, और वाटर कंटेंट 0 होने का मतलब क्या है सर, सॉइल मेरा ड्राई है। तो जहां कहीं भी ड्राई लिखे सॉइल मतलब वाटर कंटेंट क्या है, 0। बहुत बढ़िया। वाटर कंटेंट क्या 100% हो सकता है, वाटर कंटेंट क्या 100% हो सकता है? वाटर कंटेंट 100% होने के लिए आपका वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड दोनों बराबर होना पड़ेगा, और आपको दिख रहा है कि वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड बराबर हो सकता है। मान लीजिए ये है आपका वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, और इधर है वेट ऑफ वाटर, मान लीजिए बराबर नहीं है, सॉलिड ज्यादा है वाटर कम है, एक्स्ट्रा वाटर डाल दीजिए, एक ऐसा समय आएगा कि बराबर हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि वेट ऑफ सॉलिड से वेट ऑफ वाटर ही ज्यादा हो जाए, मान लीजिए बहुत ज्यादा बल्कि सॉइल है, बहुत ज्यादा वॉइड्स है, तो सॉलिड किससे ज्यादा, तो वॉइड्स का वॉल्यूम है, और उस वॉइड्स में क्या आएगा, वाटर आएगा। अगर मान लीजिए वैसा सॉइल है जिसका क्या बोलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी बहुत कम है, यानी हल्का सॉइल है और वॉल्यूम ऑफ वाइड ज्यादा है, तो पानी भी ज्यादा आएगा और सॉलिड्स के मुकाबले पानी का वेट भी ज्यादा होगा। उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाटर वेट ऑफ वाटर ज्यादा हो जाएगा और ये कम, तो ये 100% से ज्यादा भी हो सकता है। तो आप याद रखेंगे कि 100% भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। 100% कब होगा, जब वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर दोनों बराबर हो जाए, जब एक्सीड कर जाए। तो यहां पे ये याद रखने के लिए है कि ये 0 हो सकता है, मतलब 0 से कम हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। 0 से कम होने के लिए क्या, निगेटिव, निगेटिव कैसे हो जाएगा, तो मतलब 0 से कम तो नहीं हो सकता, तो 0 हो सकता है। हाँ, और लोअर लिमिट तो है मेरे पास कि मिनिमम कितना हो सकता है, 0। अपर लिमिट नहीं है मेरे पास, कितना भी हो सकता है। तो देयर इज नो अपर लिमिट, कुछ भी हो सकता है, देयर इज नो अपर लिमिट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट है और ये डेफिनेशन है, आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मतलब यहां अगर कुल मिला के कहें, अगर एक हमको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक आप इसको याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो, ये भी रेशियो है, जैसा नाम से क्लियर पता चल रहा है रेशियो है। किसका रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या लिख सकते हैं, हाँ, इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल इज डिनोटेड बाई स्मॉल ई। तो क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सही है, कोई इशू नहीं। अब थोड़ा इसमें देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। अब इसमें देख सकते हैं क्या हो सकता है, थोड़ा देखते हैं। क्या 0 हो सकता है, चेक करते हैं 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वो पड़ेगा। देखिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप वॉइड को 0 कर दें। आप बहुत कॉम्पैक्ट कर, पार्टिकल को कितना भी क्लोज ला लीजिए, लेकिन वॉइड के वॉल्यूम को आप पूरी तरह से एलिमिनेट करके 0 नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये है
कि ये जीरो नहीं होगा वॉइड, तो वॉइड रेशियो भी जीरो नहीं होगा, है या ना। मान लीजिए आप ये सॉइल है आपका, आप इसको खूब कंपैक्ट कीजिएगा, पार्टिकल को क्लोज लाइएगा, पार्टिकल को क्लोज लाइएगा, बहुत क्लोज लाइएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को आप बहुत रिड्यूस करके कम कर सकते हैं, लेकिन जीरो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप जब जीरो नहीं कर पाएंगे इसको, तो ये जीरो भी नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के सामने ये आया कि वॉइड रेशियो जीरो तो नहीं हो सकता है, ये जीरो नहीं हो सकता है। हाँ, जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, देखते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड बड़ा होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, तो हम कह सकते हैं वॉइड रेशियो जीरो से बड़ा हो जाएगा। अरे हाँ ना, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से बड़ा हो जाए तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मान लीजिए कि ये सॉलिड्स हैं और बहुत स्पेस लिए हुए हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इन सारे सॉलिड्स का वॉल्यूम अगर आप देखिए और वॉइड्स का वॉल्यूम देखिए, तो आपको दिख रहा होगा कि वॉइड्स का वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मान लीजिए सॉइल क्या है, बहुत लूजली कंपैक्टेड सॉइल है, लूज है, मतलब इस वॉइड्स बहुत ज्यादा है, तो सॉलिड्स के मुकाबले वॉइड्स का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। इस केस में वॉइड रेशियो आपका ज्यादा हो सकता है, एक हो सकता है। अगर वॉइड रेशियो एक होना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या होना पड़ेगा, बराबर। इस केस में वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है ना। यही कंडीशन है, जब ज्यादा हो सकता है तो बराबर भी हो सकता है, हाँ या ना। तो एक भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है और एक हो सकता है। मतलब अगर कुल मिला के अगर एक हमको कंक्लूजन निकालना हो तो हम यही कह सकते हैं कि वॉइड रेशियो जब भी होगा जीरो से बड़ा होगा, जीरो तो नहीं होगा, एक भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है। तो ये फाइनल कंक्लूजन आप निकल के सामने आता है। तो हम यहाँ क्या डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ लोअर लिमिट भी नहीं है और अपर लिमिट भी नहीं है। देयर इज नो लोअर लिमिट ऑफ वॉइड रेशियो, अपर लिमिट ऑफ वॉइड रेशियो। नीचे भी कुछ हो सकता है, हाँ लोअर लिमिट है, हाँ लोअर लिमिट तो है कि जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, अपर लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। देयर इज नो अपर लिमिट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मिटाया जाए इसको, लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट वन इज पोरोसिटी, थर्ड वन इज पोरोसिटी। इसको n से डिनोट करते हैं। ये भी क्या है, रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम। इसको भी हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ठीक है। तो अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड वीवी अपॉन v। परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो 100 से लगा दीजिए, ये आ गया परसेंटेज में, सही है। क्या हो सकता है इसका रेंज, थोड़ा देख लेते हैं रेंज क्या हो सकता है। क्या ये एक के बराबर हो सकता है, क्या ये एक हो सकता है। एक होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से बराबर होना पड़ेगा। और आप जानते हैं वॉल्यूम क्या है, v टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि ये जीरो नहीं होगा। अगर इन दोनों को बराबर होना है तो इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो, जो कि होगा नहीं। वॉल्यूम ऑफ वाइड कभी जीरो हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जब ये जीरो नहीं होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में वॉल्यूम ऑफ वाइड का कुछ एडिशन होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा वॉल्यूम ऑफ, अरे बोलिए हाँ या ना, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये बड़ा होगा ना वॉल्यूम ऑफ वाइड से, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कुछ जो वॉल्यूम ऑफ वाइड है ऐड होके आ रहा है, तो हमेशा ये वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा वॉल्यूम ऑफ वाइड से। मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये एक भी नहीं हो सकता है। एक नहीं हो सकता है। क्या जीरो हो सकता है, एक तो नहीं हो सकता है। अब चेक करते हैं क्या ये जीरो हो सकता है। अब फिर से वही बात, जीरो होने के लिए वॉल्यूम होना पड़ेगा जीरो, वॉल्यूम ऑफ वाइड जीरो हो नहीं सकता है। थोड़ा देर पहले बताएं कि आप कुछ भी कंपैक्ट कर दीजिए, कुछ ना कुछ वाइड का वॉल्यूम रह ही जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड जब जीरो नहीं हो सकता है तो पोरोसिटी जीरो नहीं हो सकता है। तो पोरोसिटी एक नहीं हो सकता है, पोरोसिटी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब जब भी होगा तो एक से छोटा होगा। क्या एक से बड़ा हो सकता है, तो
तो हम बता रहे थे कि वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को अगर लिखें हम तो क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हमेशा ये डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, बोलिए हाँ या ना। जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये नंबर हमेशा क्या होगा, एक से छोटा ही होगा। तो ये एक से बड़ा भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब अगर इसका रेंज लिखे तो पोरोसिटी का रेंज क्या होगा, ये 0 नहीं हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये इसका रेंज याद रखिए कि ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। बहुत बढ़िया। एक चीज और यहीं पे डिस्कस करते चलते हैं, इसको मिटाते हैं। आपने देखा होगा मैंने आपको 2 पैरामीटर पढ़ाया, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी। वॉइड रेशियो को बोला वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और मैंने आपको पोरोसिटी को बताया वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां जो डिनोमिनेटर में मैंने पैरामीटर यूज किया है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और यहां पे जो यूज हुआ है पैरामीटर वो है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है एक वेरिएबल पैरामीटर है। क्या है, वेरिएबल पैरामीटर। कैसे वेरिएबल पैरामीटर है, मान लीजिए लोड लगा दिए, सॉइल पार्टिकल एक दूसरे के करीब है, कम हो जाएगा। मान लीजिए सॉइल का बल्किंग हो जाएगा, किसी कारण से नीचे की तरफ से फोर्स लगा, बल्किंग हो गया, पार्टिकल्स दूर चले गए तो बढ़ भी जाएगा। तो ये स्टेबल पैरामीटर नहीं है, ये बढ़ सकता है, घट सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। उस हिसाब से टोटल वॉल्यूम जो है यहां बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा। तो ये लेस स्टेबल पैरामीटर है। कैसा है, लेस स्टेबल पैरामीटर है, बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा। लेकिन किसी पार्टिकुलर वॉल्यूम में अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो ये चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो फिक्स है। किसी मान लीजिए यहां से कोई पार्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकाल ली, तो यहां जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो फिक्स है, और इनका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो सॉइल का पार्टिकल है उसमें शेप ऑफ में कोई चेंजेस नहीं आता है। जिस तरह का है स्फेरिकल ग्रेन उस तरह का है, और नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है तो इनका वॉल्यूम भी फिक्स है। तो ये कैसा होता है, ये अनचेंजेबल क्वांटिटी होता है, फिक्स्ड होता है। डू नॉट चेंज, इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, चेंज मान के चलते हैं। फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं करता है, ऐसा मान के चलते हैं। तो ये एक वेरिएबल पैरामीटर है, तो ये वेरिएबल एक प्रॉपर्टी को जन्म देगा। ये पोरोसिटी क्या होगा, घटते बढ़ते रहेगा, जैसे ही टोटल वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा उस हिसाब से ये घटेगा बढ़ेगा। लेकिन ये मोर और लेस, यहां डिनोमिनेटर क्या है, फिक्स है, तो ये थोड़ा सा स्टेबल पैरामीटर है उसके, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर दोनों जगह कंपैरिजन करें तो यहां पे क्या है, ये वेरिएबल है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अभी पढ़े, और ये भी वेरिएबल है। तो यहां क्या है, यहां दोनों वेरिएबल पैरामीटर है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। तो दोनों वेरिएबल मिलकर ये कुछ ज्यादा वेरिएबल हो गया, बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत थोड़ी बहुत सर्टेनिटी इसके पास है, क्योंकि इसका एक डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो इस तरह से हम लोग अगर बात करें तो वाइड रेशियो का ज्यादा इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस है मुकाबले पोरोसिटी। क्या है, वाइड रेशियो का ज्यादा इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस है पोरोसिटी के मुकाबले। तो एक छोटा सा नोट आप लिख सकते हैं, यहां पे नोट्स लिखते चलिए, मैं डिक्टेट कर देता हूं, लिखिए। इन वाइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, in wide ratio volume of solid is used in denominator. In wide ratio volume of solid is used in denominator, but in case of porosity total volume of soil is used in denominator. Total volume of soil is used in denominator, which is a less stable parameter, therefore wide ratio has more engineering importance, than the porosity. Thank you. आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ सेचुरेशन, नंबर 4 होगा आई थिंक। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एस से। कहीं कहीं आप देखे होंगे सब स्क्रिप्ट में ऐसे एस, या फिर सब स्क्रिप्ट में कहीं कहीं आर भी लगाता है, एस आर। ठीक है, हम लोग एस यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या है, रेशियो है। क्या है, रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ किसका, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर to the volume of void, to the volume of void. It is the ratio of volume of water to the volume of
वॉइड, इसको भी हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन अगर हम एस लिखने का कोशिश करें तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो 100 लगा दे और ये आ गया मेरा परसेंटेज में। सही बात है। अब देख लेते हैं रेंज क्या हो सकता है, कहां से कहां तक मूव कर सकता है। तो ये 0 हो सकता है, क्या मेरा सेचुरेशन 0 हो सकता है? 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या होना पड़ेगा, 0। और बिल्कुल हो सकता है ड्राई के केस में, अरे हाँ या ना, ड्राई के केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होता है, 0। सारा वॉइड तो किससे फील्ड होता है, एयर से फील्ड होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाएगा बिल्कुल ड्राई के केस में। तो ये पॉसिबल है, एकदम हो सकता है, सही है, हो जाएगा। क्या मेरा डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो सकता है? अगर 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आप ही बताइए। अगर 1 होना है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अरे हाँ या ना। अगर सारा वॉइड वाटर से फिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो सेचुरेटेड का केस पढ़े थे हमको, इस केस को हम क्या बोलते थे, सेचुरेटेड। याद कीजिए 2 फेजर डायग्राम जो अभी थोड़ा देर पहले हम बनाए थे, कि जब सारे वॉइड्स वाटर से फिल थे उसको क्या बोलते थे, सेचुरेटेड केस। और ये हो सकता है, अगर ये हो सकता है तो ये 1 हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, हाँ या ना। क्या ये 1 से ज्यादा हो सकता है, क्या ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है? अगर ग्रेटर देन 1 होना है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज्यादा होना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि ये वाटर रहता कहां है, वॉइड में, तो रहने के लिए घर ही नहीं मिलेगा तो रहेगा कहां? तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ वाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाइड से ज्यादा हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये भी पॉसिबल है, नहीं है, ये नहीं हो सकता है, हाँ या ना। ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरा वाटर को रहना कहां है, वॉइड्स में ही। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि वॉइड्स के वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा हो जाए? तो ये पॉसिबल नहीं है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। 1 से छोटा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। 1 से छोटा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर को छोटा होना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। बिल्कुल हो सकता है। कुछ में वाटर पूरा टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है मेरा, मान लीजिए, तो एक में कुछ है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो ऐड बड़ा है और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो गया, छोटा। तो इस केस में जब मान लीजिए कि पूरी तरह से सेचुरेटेड नहीं हो, कुछ एयर हो कुछ वाटर हो, 3 फेजर सिस्टम के केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर हमेशा वॉल्यूम ऑफ वाटर से कम होगा। तो इस केस में डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 से छोटा हो सकता है। तो ये पॉसिबल है केस, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मतलब ये हो सकता है। तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। अगर हमको इसको सम अप करना हो तो कैसे सम अप करेंगे, कि ये क्या हो सकता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन मेरा 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। यही अब तक का सार है जो इतना पढ़े, अगर रेंज डोमेन के हिसाब से देखें तो। ठीक है, ठीक है, मिटाया जाए इसको, मिटाते हैं। यहीं पे एक टेबल है, साथ ही साथ बनाते चलिए, मेरे याद रखने का है, डाटा है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि किस टाइप का सॉइल है, तो आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकाल के टाइप मार सकते हैं आप। टेबल बनाइए, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, और इधर टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल। पहला डिग्री सेचुरेशन 0% हो, दूसरा इन परसेंटेज हम ऊपर ही लिख देते हैं, ये 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, एग्जैक्टली 100 ना हो लेकिन 100 तक, और 100 एग्जैक्टली 100। अगर 0 है तो इसको क्या बोलते हैं, ड्राई, अभी पढ़े हैं। लेकिन अगर 0 से 25 के बीच में है, उस तरह का सॉइल को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिड सॉइल। क्या बोलते हैं, ह्यूमिड।
अगर 25 से 50 में सैचुरेशन, उस तरह के सॉइल को हम लोग बोलते हैं डैम्प सॉइल। क्या बोलते हैं? डैम्प सॉइल बोलते हैं। अगर 50 से 75 के बीच में है, तब उस तरह के सॉइल के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं सॉइल। अगर 75 से 100 के बीच में है तो ये वेट है, अगर पूरा 100 है तो उसे सॉइल। तो ये टेबल है, आप बनाते चलिए। पॉज करके आप बना लीजिएगा टेबल। नेक्स्ट वन इज एयर कंटेंट। मेरे ख्याल से कितना 5 होगा। एयर कंटेंट, इसको ए सबस्क्रिप्ट में सी लिख के डिनोट करते हैं। ये भी क्या है? ये भी रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड, टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड। इसको भी हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज also expressed in terms of percentage, is also expressed in terms of percentage। तो अगर एयर कंटेंट लिखें ऐसी, क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर VA अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड, है ना। परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ गया परसेंटेज में। सही है। अब क्या क्या हो सकता है? ये सेम बात वही जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन के साथ था, वही वैसा ही इसके साथ है। अरे बोलिए, है ना। जैसा डिग्री ऑफ सैचुरेशन के साथ था, सेम कंडीशन यही है। क्या हो सकता है? एक हो सकता है। क्या मेरा एयर कंटेंट 1 हो सकता है? देखिए ध्यान से, 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ वाइड वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होना पड़ेगा। और ये कब होता था? ड्राई के केस में हो जाएगा ना। बोलिए हाँ या ना। ड्राई केस में 1 हो जाएगा, सारा वॉल्यूम किससे ऑक्युपाई हो जाएगा? एयर से। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल केस है। क्या ये 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है 0। जब वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाए? 0। बिल्कुल 0 हो सकता है। कब? सब सारा वॉइड किससे ऑक्युपाई हो जाए? वाटर से। सैचुरेटेड केस में ही होता था ना कि एक एक वॉइड में पूरी तरह से पानी भर जाता था। पानी जब भर जाएगा तो एयर पूरा एक्सपेल आउट हो जाएगा। एयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0। बिल्कुल पॉसिबल है। ये किस केस में होता था? सैचुरेटेड के केस में होता था। अगर सैचुरेटेड है तो ये पॉसिबल है, एयर कंटेंट 0 भी हो सकता है। क्या मेरा एयर कंटेंट 1 से बड़ा हो सकता है? 1 से बड़ा होने के लिए क्या होना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ एयर को वॉल्यूम ऑफ वाइड से ज्यादा होना पड़ेगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। या ना। क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ एयर कहां आके रहेगा? आखिर तो वॉल्यूम ऑफ वाइड का ही पार्ट है ना वॉल्यूम ऑफ एयर। या पूरी तरह से वॉल्यूम ऑफ वाइड को ऑक्युपाई कर ले वॉल्यूम ऑफ एयर। बराबर हो सकता है, लेकिन ये बड़ा तो नहीं हो सकता है। ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है। 1 से छोटा हो सकता है, एयर कंटेंट 1 से छोटा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ये वॉल्यूम ऑफ वाइड वॉल्यूम ऑफ एयर से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल बड़ा हो सकता है। क्योंकि पार्शियली वॉल्यूम ऑफ एयर ऑक्युपाइड कर कुछ वॉल्यूम, एक वॉइड का वॉल्यूम वाटर ऑक्युपाई किया हो तो ऑब्वियसली उस केस में बड़ा हो जाएगा। हाँ, अभी बताया था ना कि मान लीजिए टोटल वॉल्यूम है और ये वॉइड है ना। इसका कुछ हिस्सा ही मान लीजिए आपका एयर ऑक्युपाई किया है, रिमेनिंग हिस्सा कौन सा ऑक्युपाई किया है? वाटर ऑक्युपाई किए हुए हैं। तो वाटर, ये तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड है, लेकिन आप वॉल्यूम ऑफ एयर देखिएगा तो कितना है? यही है ना। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ वाइड आपको बड़ा दिख रहा है ना वॉल्यूम ऑफ एयर से, तो हो सकता है। तो ये केस पॉसिबल है। तो ये सारे हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता है। एयर कंटेंट 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से छोटा हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। लिए मिटाते चलते हैं। अच्छा देखिए, थोड़ा एक चीज और देखते हैं। अब यहां क्या लिखे थे हम? एयर कंटेंट इज इक्वल टू एयर कंटेंट इज इक्वल टू एयर कंटेंट इज इक्वल टू, मैंने लिखा था वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड, ऐसा लिखा था ना मैंने। और इससे पहले मैंने पढ़ा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को मैंने क्या लिखा था? वॉल्यूम ऑफ
वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड। इन दोनों को क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए ऐड करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड। दोनों को ऐड करें तो डिनोमिनेटर तो वॉल्यूम ऑफ वाइड है, ये हो गया, और ये क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। और आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को जब हमेशा ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर आएगा, क्योंकि वाइड को ही दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर और दूसरा पार्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब इन दोनों को हमेशा, ये कोई ज्यादा हो सकता है कोई कम हो सकता है, लेकिन दोनों का समेशन हमेशा किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड के। यानी यहां से लिख सकते हैं एस प्लस एसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड, ऊपर भी और नीचे भी कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, एक। तो ये बात आपको याद रखने वाला है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन और एयर कंटेंट का समेशन हमेशा कितना होता है, 1। दोनों का समेशन हमेशा कितना होता है, 1। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज एयर वॉइड रेशियो, इसको मिटाया जाए। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज एयर वॉइड रेशियो, 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 छठा होगा परसेंटेज एयर वॉइड रेशियो। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एनएस से। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये भी रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसको भी हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसको परसेंटेज के टर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड। परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया परसेंटेज में, ठीक है। वही क्या नहीं होगा, क्या हो सकता है, क्या ये परसेंटेज एयर वॉइड्स 1 हो सकता है। 1 होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम दोनों बराबर होना पड़ेगा। क्या आपको लगता है ये हो पाएगा, नहीं। टोटल वॉल्यूम का मतलब है मेरा, ये मेरा सैंपल है, ये मेरा टोटल वॉल्यूम है, इसमें कुछ हिस्सा है सॉलिड का और ये हिस्सा है मेरा लिक्विड यानी, और ये हिस्सा है मेरा एयर, या ना, ये वाटर है, और ये टोटल है मेरे वॉल्यूम ऑफ एयर और ये है मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो भी है, और ये है मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या आपको लगता है कि ये टोटल वॉल्यूम बराबर हो पाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर के, नहीं ना। ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। मान लीजिए अगर पूरी तरह से ड्राई भी हो जाए तो ये मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है, यहीं तक आ सकता है वॉल्यूम ऑफ वाइड, हाँ या ना, एयर के बराबर हो जाए। जब पूरी ड्राई हो जाए तब यहां तक पहुंच सकता है, तब भी ये क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। ये कभी बराबर नहीं हो सकता है टोटल वॉल्यूम के, इसीलिए परसेंटेज एयर वॉइड्स कभी 1 नहीं हो सकते हैं। दूसरा देख रहे हैं, क्या ये 0 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जब पूरे ये एयर जो वॉइड्स है, एयर जो है ये क्या हो जाए, वाटर से फिल हो जाए, ऊपर से वाटर डालेंगे वो एयर एक्सपेल आउट हो जाएंगे, सारे वॉइड का स्पेस किससे ऑक्यूपाई हो जाएगा, वाटर से, ये 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये 0 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या ये 1 से ज्यादा हो सकते हैं, 1 से ज्यादा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, VA ग्रेटर देन V होना पड़ेगा। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। 1 से कम हो सकते हैं, 1 से कम, 1 से कम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 से कम होने के लिए VA को छोटा और V को बड़ा, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, एक छोटा सा चीज और है, देखते चलते हैं यहीं पे साथ ही साथ। अभी मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है परसेंटेज एयर वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड भी कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं,
इंटू, और अभी आप याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले इसको आप पढ़े हैं, इसको क्या पढ़े हैं सर? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड को क्या पढ़े हैं? एयर कंटेंट इंटू, और वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम को क्या पढ़े हैं? पोरोसिटी। मतलब अगर इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज एयर वाइड, परसेंटेज एयर वाइड रेशियो लिख दिए, एयर वाइड ही बोलते हैं इसको, परसेंटेज एयर वाइड ही बोलते हैं। परसेंटेज एयर वाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एयर कंटेंट इंटू एयर कंटेंट इंटू, इसको ऐसे लिखिए, परसेंटेज एयर वाइड इज इक्वल टू एयर कंटेंट इंटू पोरोसिटी। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखते चलना पड़ेगा, आगे बहुत बड़ा बड़ा काम करेंगी। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं यूनिट वेट। गामा से यूनिट वेट ऑफ सॉइल या डेंसिटी ऑफ सॉइल, बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस अभी देखते चलेंगे। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सॉइल टू द, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, मतलब कैसे? अगर मान लीजिए हमको गामा यानी यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी अगर हमको डिफाइन करना है तो क्या डिफाइन किया? वेट ऑफ सॉइल W अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल V। और इस वेट में क्या क्या सा था? वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, और वेट ऑफ एयर को तो हम इग्नोर कर दिए थे, है या ना? अपॉन वॉल्यूम में क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये है आपका यूनिट वेट। बेसिकली हम लोग बहुत छोटे क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी क्या होता है? इसको रो से डिनोट करते हैं, आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। रो क्या है? मास और वॉल्यूम का रेशियो है या ना? और यहाँ पे मास नहीं है, क्या है? वेट है। और आप लोग जानते हैं कि वेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? वेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे बोलिए हाँ या ना? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वेट को क्या लिख सकते हैं? mg। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? यहां से अभी हम लोग पढ़ रखा है कि रो इज इक्वल टू m बाई वी। यहां से v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? m बाई रो। अगर अब यहां से हम गामा लिखने का कोशिश करें तो वेट की जगह पे क्या पुट कर दें? mg w अपॉन v। तो यहाँ पे अगर w की जगह यानी वेट की जगह mg लिख दे और मास की जगह m बाई रो, तो m हम कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा रो इंटू जी। रो इंटू जी। हम लोग को मिला कि डेंसिटी जो होता है यानी यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी यूनिट वेट गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ, यूनिट वेट गामा ऑफ सॉइल इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉइल इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत बढ़िया सर, हम लोगों ने पढ़ रखा है ये सब चीज। यहीं पे एक और चीज नोट करके लिखते चलें, आप याद करते चलिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वाटर का डेंसिटी कितना होता है? रो वाटर ये होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और वाटर का डेंसिटी क्या होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1
ग्राम, और इस सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग सीसी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब या सीसी, तो कहीं सीसी लिखा है, मोस्ट कॉमन हम लोग ग्राम पर सीसी ही लिखते हैं, मतलब वही होता है। अब थोड़ा सा यूनिट के ऊपर ध्यान दे, अगर हम आपसे पूछें कि इस यूनिट वेट का यूनिट क्या होगा, तो आप देखिए ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, वेट, और नीचे क्या है, वॉल्यूम। वेट क्या है, बेसिकली फोर्स है, और नीचे वॉल्यूम है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, किलो न्यूटन, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका पॉसिबल यूनिट्स क्या हो सकते हैं, इसका पॉसिबल यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट आपको मालूम है, क्या लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और ये तो मालूम है आपका, ये कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होता है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा मिटाते हैं, इधर पीछे आप लोगों ने लिख रखा होगा, यहां पे लिख रखा होगा आप लोगों ने। अगर यहां से हम गामा निकालने का कोशिश करें, किसका, वाटर का, अगर हम वाटर का यूनिट वेट कैलकुलेट करने का कोशिश करें, तो क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी लिखते हैं हम 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और हम लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है ma, यही ना फोर्स होता है, यानी मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू पर, यानी केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर ही मिलके क्या बनता है, फोर्स, और इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलके क्या बन गया, न्यूटन। तो अगर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, ये बेसिकली आपको क्लियर आ गया होगा न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर यहाँ से यूनिट वेट ऑफ वाटर लिखने की कोशिश करें तो 9.81, तो 98120 और एक जीरो और लगा लेते हैं, अरे हाँ है ना, तो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये किसका आया, वाटर का डेंसिटी। अगर इसको किलो न्यूटन में लिखना हो तो इसको 1000 से डिवाइड कर लें, 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बेसिकली किलो न्यूटन क्या होता है, 1000 न्यूटन, इसको 1000 से डिवाइड कर लिए, आ गया। तो ये दोनों डाटा आप याद रखिए, ठीक है। या 1 ग्राम पर सीसी वाटर का वेट ही होता है, और 1 ग्राम पर सीसी 1 टन पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 1 टन पर मीटर क्यूब। अभी आप कहिएगा तो इसको प्रूव भी कर देंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वेट का यूनिट होता है टन, 1000 केजी इज इक्वल टू 1 टन होता है, प्रूफ कर दें। 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 1 टन पर मीटर क्यूब होता है, और 1 ग्राम पर सीसी आपको मालूम है वाटर का डेंसिटी होता है, ठीक है। देखिए कोई बड़ा बात नहीं है, आप कहेंगे तो प्रूफ कर देंगे। 1 ग्राम, ग्राम को अगर किलोग्राम में लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/1000 ग्राम, हाँ या ना। अगर इसको लिखें तो 1 ग्राम पर सीसी, इसी का इक्विवेलेंट हम लिखने का कोशिश करते हैं इधर। तो क्या लिख सकते हैं, 1/1000, ग्राम को अब किलोग्राम में लिख लें, किलोग्राम डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे करेंगे बताइए, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, हाँ या ना, बोलिए। अगर हम इसका क्यूब लिखना है तो दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं, 100 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली 100 इंटू 100 इंटू 100 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, है या ना। अगर हमको 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 1/10⁶ मीटर क्यूब। बोलिए अब इसको पुट कर लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे 1/10⁶ मीटर क्यूब। अरे बोलिए हाँ या ना। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1000, ऊपर चला गया तो 10⁶ मतलब 1000 इंटू 1000, और ऊपर क्या है, केजी अपॉन मीटर क्यूब, 1000 से 1000 चला गया। 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और इसी 1000 केजी को हम क्या बोलते हैं, टन। तो ये कितना हो गया, 1 टन पर मीटर क्यूब।
तो ये भी आप याद रखिएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखते चलिए, यहाँ से जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है सब याद करते चलिए, सब इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम सीसी इज इक्वल टू 1 टन पर मीटर क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आगे पढ़ेंगे तो। चलिए मिटाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप। टाइप कितने तरह के हो सकते हैं यूनिट वेट। तो लिखिए, देयर इज फॉलोइंग टाइप ऑफ यूनिट वेट इज डिफाइंड, फॉलोइंग टाइप ऑफ यूनिट वेट इज डिफाइंड, फॉलोइंग टाइप ऑफ यूनिट वेट इज डिफाइंड फॉर द सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ सॉइल। स्टेट ऑफ सॉइल, किस कंडीशन में सॉइल एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें पानी है नहीं है, पानी है, वाटर है, सिर्फ वाटर है, सिर्फ एयर है, किस तरह के कंडीशन में पाया जा रहा है, सेचुरेटेड है, ड्राई है, पार्शियली सेचुरेटेड है, किस कंडीशन में सॉइल है, उसके बेसिस पे हम लोग यूनिट वेट को डिफाइन करते हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ यूनिट वेट इज डिफाइंड फॉर द सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ सॉइल। ठीक है, पहला हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो है बल्क यूनिट वेट। क्या है? बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट, इसको गामा टी से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं किसी किताब में गामा बी भी लिखा होता है, मोस्ट कॉमन गामा टी है डिनोशन का टर्म। तो बेसिकली क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल, डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल, इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of weight of soil, it is the ratio of weight of soil in existing condition, in existing condition, जिस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है, in existing condition, in existing condition to the volume of soil, to the volume of soil। मतलब आप फील्ड में गए, सैंपल निकाले, जिस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा था, ना उसमें आप पानी डाले, ना उसको कंपैक्ट किए, ना आप पानी निकाले, कुछ नहीं किए, जिस तरह से था उस तरह से उठा के लाए, और उसका आप वेट ऑफ सॉलिड का और वेट ऑफ सॉइल का और वॉल्यूम ऑफ सॉइल का आप क्या लिख रहे हैं? रेशियो लिख रहे हैं। वो क्या हो जाएगा आपका? बल्क यूनिट वेट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मतलब अगर गामा टी को अगर हम लिखने का कोशिश करें तो गामा टी इज इक्वल टू क्या है? वेट अपॉन वॉल्यूम। कौन सा वेट सर? एग्जिस्टिंग कंडीशन में। एग्जिस्टिंग कंडीशन में कुछ भी होगा, वेट ऑफ सॉलिड होगा और वेट ऑफ वाटर हो सकता है या ना? वेट ऑफ वाटर हो सकता है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और वॉल्यूम में क्या क्या हो सकता है आपको मालूम है? अगर इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये है आपका बल्क यूनिट वेट, ये है आपका बल्क यूनिट वेट। अगर इसको और दूसरे तरह से लिखें तो हम क्या कर सकते हैं? अभी आप लोग पढ़े हैं यूनिट वेट क्या होता है? डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब यहाँ पे जो डेंसिटी लिखेंगे, कौन से डेंसिटी लिखेंगे? इस कंडीशन में जो डेंसिटी आ रहा है, बल्क कंडीशन में जो डेंसिटी आ रहा है, उसको वो लिखते हैं गामा बी इंटू जी। बल्क कंडीशन जब भी हम बोलते हैं ना, तो मेरा मतलब ये होता है कि बल्क कंडीशन मतलब 3 फेज सॉइल सिस्टम। मतलब ऐसा कि सॉलिड भी है, सॉलिड तो है ही, सॉइल है तो सॉलिड होना पड़ेगा, उसमें कुछ वाटर भी है और कुछ एयर भी है। अगर पूरी तरह से एयर से फिल्ड हो जाएगा उस तरह को बोलते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। अगर पूरा वाटर को निकाल दिए, पूरा एयर से भरा हुआ है, तो उसको बोलते हैं ड्राई यूनिट वेट। जब भी हम बल्क बोलते हैं इसका मतलब कुछ वाटर भी है और कुछ एयर भी है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? बल्क बोलते हैं। बल्क मतलब कुछ एयर भी है, कुछ वाटर भी है। मतलब 3 फेज सिस्टम याद कीजिए आप कि 3 फेज सिस्टम, कुछ वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है एयर से ऑक्युपाइड है, कुछ वॉल्यूम ऑफ वॉइड वाटर से ऑक्युपाइड है। उस केस में जो हम यूनिट वेट निकालते हैं वो जो आता है उसको बोलते हैं बल्क यूनिट वेट। नेक्स्ट लिखते हैं ड्राई यूनिट वेट। जैसे आपको आइडिया लग गया होगा, ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट। नेक्स्ट वन इज ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट। इसको गामा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा डी से। फिर आप बेसिकली यूनिट वेट तो ब्रॉडली हम डिफाइन कर चुके हैं ना, क्या है? वेट और वॉल्यूम का रेशियो है। अब ड्राई यूनिट वेट बोले तो अब सॉइल का वेट किस कंडीशन में लेंगे? ड्राई कंडीशन में। वॉल्यूम किस कंडीशन में लेंगे? ड्राई कंडीशन में, है या ना? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल इन ड्राई कंडीशन टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द, इट इज मार्कर
इट इज डिफाइंड एज द weight of soil to the volume of soil in dry condition। अरे बोलो यार हाँ या ना। ड्राई कंडीशन, बहुत बढ़िया। अभी ये हो जाएगा मेरा गामा डी, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। कंडीशन याद है ड्राई। जब ड्राई कंडीशन में जाएंगे तो यहाँ पानी नहीं दिखेगा और यहाँ पे बाकी सब दिखेगा। तो ये किस तरह से निकल के सामने आएगा मेरे, ये आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर तो होगा ही नहीं, अगर ड्राई कंडीशन है तो ये वाटर भी नहीं होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं होगा, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा। हाँ वही अभी मिलके ये क्या, उस कंडीशन में ये क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड था, लेकिन अभी इस केस में क्या होगा, पूरा वॉइड एयर से ही ऑक्युपाइड होगा, तो ये भी नहीं होगा। बेसिकली क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ यही दो चीज दिखाई देंगी, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड नहीं, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर होगा। यही है आपका ड्राई यूनिट वेट। क्या है, ड्राई यूनिट वेट। वेट ऑफ सॉइल इन ड्राई कंडीशन टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल इन ड्राई कंडीशन टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल इन ड्राई कंडीशन टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और ड्राई कंडीशन में आपको वाटर दिखेगा नहीं, है ना। और यहाँ पे कौन सा होगा, वाटर। अगर एयर वाटर है नहीं तो वाटर का वॉल्यूम कहाँ से आएगा, तो बच गया दो चीज, सॉलिड और एयर। टू फेज सिस्टम याद कीजिए ड्राई के केस में, यही आपको दिखेगा। टू फेज सिस्टम याद कीजिए ड्राई के केस में, आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा सॉलिड, आपको दिखेगा सॉलिड, और बाकी का जो बच गया वाइड वो किससे ऑक्युपाइड होगा, एयर से, है या ना। और ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर है, और यही आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड है जो एयर के बराबर है, और बाकी ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है या ना। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप यहाँ पे ड्राई डेंसिटी लिखना चाहते हैं तो इस केस में आप क्या लीजिए, ड्राई यूनिट वेट लिखना चाहते हैं, ड्राई डेंसिटी को आप ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा। एक चीज और आगे यहीं पे देखते चलते हैं, मेरे ख्याल से आपका ये हो गया होगा, आपने लिख लिया होगा, यहीं पे देखते चलते हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि गामा डी जो है ड्राई यूनिट वेट है, ये एक अच्छा इंडिकेटर है डिग्री ऑफ डेंसनेस या डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस पता करने का। मतलब कोई भी सॉइल कितना लूजली और कितना डेंसली पैक्ड है, मतलब डिग्री ऑफ डेंसनेस मतलब क्या, पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज, लूजनेस मतलब आगे आगे, डिग्री ऑफ डेंसनेस या कंपैक्टनेस, सॉइल पार्टिकल्स एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, कितने डेंस हैं, कितने कंपैक्टेड हैं, ये पता करने का तरीका बहुत बढ़िया। आप ड्राई डेंसिटी उसका देखिए, क्या देखिए, ड्राई डेंसिटी देखिए। आप ड्राई डेंसिटी देख के आप सॉइल सैंपल के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि कितने कंपैक्ट हैं। Dry density is the good indicator of degree of denseness or compactness. Higher the value of gamma d, higher the value of gamma d, lower the volume of void ratio, higher the degree of denseness. क्या बोले, पता नहीं चला। ठीक है, देखते हैं क्या बोले। अच्छा, अगर हम लिखने चले यहां से गामा डी को, गामा डी को हम क्या लिख सकते हैं, हम अभी लिखे हैं वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अरे बोलिए हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अगर आप यहां से देखिए तो थोड़ा देर पहले बताया था कि वेट ऑफ सॉलिड भी चेंज नहीं करेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी चेंज नहीं करता है, ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी हैं। क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। सॉइल का ना ही वेट चेंज करता है ना ही वॉल्यूम चेंज करता है। अभी थोड़ा देर बताइए, ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, अभी से याद रखिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। वेट ऑफ सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो बच गया एक वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो अगर यहां से अगर लिखे तो लिख सकते हैं गामा डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अरे बोलिए हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हायर द वॉल्यूम ऑफ वॉइड लोअर द ड्राई डेंसिटी, मतलब तो यही होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। और लोअर द वॉल्यूम ऑफ वॉइड हायर द ड्राई डेंसिटी। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड का मतलब क्या है, मान लीजिए एक पार्टिकुलर वॉल्यूम है भी मेरे पास, इस पार्टिकुलर वॉल्यूम भी में कुछ पार्टिकल होंगे, है ना। अगर मान लीजिए पार्टिकल दूर दूर होंगे तो यहां वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा आएगा, बोलिए हाँ या ना। अगर इसी पार्टिकुलर वॉल्यूम भी में, यहां पे फिर से देख लेते हैं, यही पार्टिकुलर वॉल्यूम भी है मेरे पास, अगर मान लीजिए पार्टिकल बहुत क्लोज क्लोज हैं एक दूसरे के, तो कह सकते हैं यहां पे पार्टिकल बहुत क्लोज क्लोज हैं एक दूसरे के, ठीक है। आप यहां से कह सकते हैं कि यहां पे डिग्री ऑफ डेंसनेस कम है, आपको दिख रहा है डिग्री ऑफ डेंसनेस
कम है, और आपको यहां पे दिख रहा है कि डिग्री ऑफ डेंसनेस ज्यादा है, डिग्री ऑफ डेंसनेस ज्यादा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ वॉइड ज्यादा है, यहाँ वॉइड ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी ज्यादा दिख रहा होगा, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी कम दिख रहा होगा। तो आपको ये आइडिया लगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होने का मतलब डिग्री ऑफ डेंसनेस कम। सोचिए ना कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कब ज्यादा होगा, जब दो पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होगा तो वॉइड एरिया ज्यादा बनेगा, अगर कम होगा तो वॉइड एरिया क्या होगा, कम बनेगा, है ना। वाइड एरिया कम बनने का मतलब क्या है, पार्टिकल क्लोज है। वाइड का वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल दूर दूर है। अगर वाइड का वॉल्यूम ज्यादा है मतलब पार्टिकल दूर दूर है, वाइड का वॉल्यूम कम है मतलब पार्टिकल कम कम नजदीक नजदीक है। अगर पार्टिकल नजदीक नजदीक है इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डेंसनेस कंपैक्टनेस ज्यादा है। पार्टिकल दूर दूर है इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डेंसनेस कंपैक्टनेस कम है। यानी ड्राई डेंसिटी जितना ज्यादा उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ डेंसनेस है। तो एक पॉइंट और यहां से रिलेट करके हम लिखें तो लिख सकते हैं गामा डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डेंसनेस। गामा डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डेंसनेस या कंपैक्टनेस। हायर द डिग्री ऑफ कंपैक्टनेस हायर द ड्राई डेंसिटी। ठीक है, चाहिए तो आप इसको लिख लीजिए, गामा डी इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ डिग्री ऑफ डेंसनेस। गामा डी is a good indicator of degree of denseness or compactness. Gamma D is a good indicator of degree of denseness or compactness. Next point लिख सकते हैं, higher the value of gamma D, higher the value of gamma D represents, higher the value of gamma D represents, higher the value of gamma D represents lower value of wide ratio. Higher value of gamma D represents lower value of wide ratio. That is I dot E, that is higher the degree of denseness, that is higher the degree of denseness. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। मेरे ख्याल से कितना होगा, तीसरा, सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसको हम लोग गामा एस से लिखते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, यूनिट वेट तो बता चुके हैं कि वेट क्या है, यूनिट वेट क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम का रेशियो। अब सैचुरेटेड लग गया तो किस कंडीशन में सॉइल का वेट लेना है, सैचुरेटेड कंडीशन में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ weight of soil to the volume of soil in saturated condition. Saturated condition जब भी कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि सारा void पानी से भरा हुआ है और एयर नहीं है, एयर का नामो निशान नहीं है, सारा एयर को वाटर ने एक्सपेल आउट कर रखा है। अब यहाँ पे गामा एस नहीं, इसको सैट लिख लेते हैं, गामा सैचुरेटेड। एस सॉलिड के लिए हम लोग यूज करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो गामा सैचुरेटेड अगर हम लिखने का कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम, किस कंडीशन में, सैचुरेटेड कंडीशन में। अब अगर सैचुरेटेड कंडीशन में लिखने जाए तो वेट ऑफ सॉलिड दिखेगा और वेट ऑफ वाटर दिखेगा। वैसे भी अगर एयर तो यहाँ होगा नहीं, होता भी तो काउंट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ जो वॉल्यूम दिखेगा वो क्या दिखेगा, एक तो सॉलिड का वॉल्यूम दिखेगा और दूसरा वाटर का वॉल्यूम दिखेगा। क्योंकि सैचुरेटेड कंडीशन में एयर का जो भी वॉल्यूम होगा, यहाँ वी, यहाँ VW और ये VS, तो यहाँ वाटर एयर का वॉल्यूम जो भी होगा, यहाँ पानी डालते जाएंगे सारा एयर एक्सपेल आउट हो गया होगा और एयर खत्म होकर यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिख रहा होगा। ये सारा क्या दिख रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, कोई एयर का नामो निशान नहीं। पूरा वॉइड का जो वॉल्यूम है, ये पूरे वॉइड का जो वॉल्यूम है किससे ऑक्युपाई हो गया होगा, पानी से ऑक्युपाई हो गया होगा। इसी कंडीशन को सैचुरेटेड बोलते थे, पढ़े हैं, 2-3 बार पढ़े, अभी पढ़े, फिर देख लीजिए। ठीक है, तो उस समय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, VS अपॉन VW, VS अपॉन VW, सॉरी VS बोल रहे हैं, WS अपॉन WW डिवाइडेड बाई VS अपॉन VW। ठीक है, ये हो गया, कोई मुश्किल चीज नहीं है मेरे ख्याल से, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है, एक बात और देखते चलिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है। बेसिकली ये सब क्या है, ये बल्क ही यूनिट वेट है ना, और क्या है। लेकिन बल्क यूनिट वेट एक स्पेशल कंडीशन में, जब ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो जाएगा तो बल्क यूनिट वेट क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट हो जाएगा, है ना। अगर आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो जाएगा तो ये बल्क यूनिट वेट आपका क्या हो जाएगा,
गामा डी हो जाएगा। ये सब ज्यादा दिमाग बल्कि है, बस आपको इस सब में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप नाम से सोचते रहिए। सैचुरेटेड यूनिट वेट, अच्छा यूनिट वेट है सैचुरेटेड कंडीशन में। अच्छा ड्राई यूनिट वेट ही है ड्राई कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट है सबमर्ज्ड यूनिट वेट, नेक्स्ट वन इज 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 फोर्थ सबमर्ज्ड यूनिट वेट, इसको हम गामा सब लिखते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, वेट ऑफ सॉइल इन सबमर्ज्ड कंडीशन। ये क्या है, वेट ऑफ सॉइल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, रेशियो ऑफ weight of soil to the volume of soil, weight of soil to the volume of soil in submerged condition, in submerged condition। सबमर्ज, अब सबमर्ज कंडीशन में क्या होगा, सबमर्ज कंडीशन का मतलब क्या है, मान लीजिए आपका ये सॉइल सैंपल है, ठीक है। अच्छा सबमर्ज कंडीशन में आप ऑटोमेटिकली समझिए कि ये सैचुरेटेड होगा। सबमर्ज का मतलब क्या है कि पानी इसके ऊपर तक भरा हुआ है, यही नहीं जी सबमर्ज। ये मेरा सॉइल है, पानी भरा हुआ है चारों तरफ से। जब पानी भरा हुआ है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके अंदर ये रह जाए, पूरा पानी पेनिट्रेट किया होगा, सारा वॉइड किससे भरा होगा, पानी से भरा होगा। तो ये तो पता ही है कि ये सैचुरेटेड का स्पेशल केस है। अब सबमर्ज के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग, ये मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में डालते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में डालते हैं तो क्या एग्जर्ट करता है, इसके ऊपर एक वाटर फोर्स लगाता है, अपथ्रस्ट लगाता है, बुआइंसी फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, और इसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है। ये आर्किमिडीज का सिंपल सा प्रिंसिपल था। जब किसी वस्तु को पूर्णतः या अंशतः जब किसी ठोस को किसी तरल पदार्थ में पूर्णतः अंशतः डुबाया जाता है तो उसके भार में प्रत्यक्ष कमी आ जाती है, और यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है ना, यही था ना आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। इंग्लिश में बोले तो क्या बोल सकते हैं इसको, व्हेन अ सॉलिड इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड it experiences apparent loss in weight due to buoyancy, and that loss in weight is equal to the water displaced by the बॉडी, वाटर डिस्प्लेस बाय। बेसिकली मतलब हम यही बताना चाह रहे हैं कि जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में आप डालते हैं उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि एक बुआयंसी का फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। आप लोग बहुत कॉमन एग्जांपल पढ़े होंगे कुआं वाला, जब भी पानी के अंदर से आप बाल्टी खींचते हैं, जब तक पानी के अंदर तक बाल्टी रहता है आपको वेट कम लगता है, जैसे ही पानी से बाहर आता है उसका वेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स नीचे से उसके ऊपर काम कर रहा था बुआयंसी का, जो आपके फोर्स को, जो आप लगा रहे थे फोर्स, उसको आप क्या कर रहा था, आपको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही बाहर आ गया ये फोर्स खत्म होगा तो आपको सपोर्टिव, जो सपोर्ट कर रहा था फोर्स वो नहीं है, मतलब वो एक्स्ट्रा फोर्स भी आपको खुद लगाना होगा। सेम हाल यहाँ है, जो वेट ऑफ सॉइल होगा क्या होगा, एक बुआयंसी फोर्स लग रहा होगा और वेट यहाँ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। और कौन सा वेट अब लिखना होगा, यहाँ पे जो वेट लिखेंगे सॉइल का, वेट ऑफ सॉइल गामा सब, ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉइल। कौन सा वेट, इफेक्टिव वेट, इफेक्टिव वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल है ना, इफेक्टिव वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और कितना कम हो जाएगा, जितना पानी डिस्प्लेस, हाँ यार, लिख सकते हैं वेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, इफेक्टिव वेट को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉइल, नहीं, इफेक्टिव वेट को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉइल। कौन सा वेट होगा, सैचुरेटेड वेट। ये तो आपको पता चल रहा है कि पूरा सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड वेट माइनस वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अगर थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करें तो हम लिख सकते हैं गामा सेट बाई डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन वी। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसको क्या पढ़ाया था, सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सेट माइनस, और ये क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है गामा डब्ल्यू। वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर, और इसको गामा डब्ल्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। सैचुरेटेड यूनिट वेट में से वाटर का आप यूनिट वेट घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा सबमर्ज
unit weight. Next one is weight of solid. Next one is unit weight of solids, soil solids. Unit weight of soil solids. Next one is unit weight of soil solid. नेक्स्ट वन इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स. नंबर आप देख लीजिएगा जो भी है. यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, इसको गामा एस से रिप्रेजेंट करते हैं. थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंट चीज मिलेगा आपको, ठीक है ना, लेकिन आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ वेट सिर्फ किसका लेना है, सॉइल सॉलिड का. क्योंकि किसका बात कर रहे हैं, सॉइल सॉलिड का. टोटल सॉइल का वेट नहीं लेना है. मतलब हमको यहाँ वाटर के वेट से कोई मतलब नहीं है. एयर के वेट को तो ऐसे पहले निगलेक्ट कर चुके थे, लेकिन यहाँ वाटर के वेट से हमको कोई मतलब नहीं है. सिर्फ किससे हमको मतलब है, सॉलिड, सॉइल सॉलिड के वेट से. तो इसको डिफाइन करते हैं. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सॉइल सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड. वेट भी हमको किसका लेना है, सॉइल सॉलिड का, और वॉल्यूम भी किसका लेना है, सॉइल सॉलिड का. हमको एयर के वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं, हमको वाटर के वॉल्यूम से कोई वॉल्यूम नहीं, मतलब नहीं. इट इज डिफाइंड एज द ratio of weight of soil solid to the volume of soil solid, मतलब यही है कि अगर 3 फेज डायग्राम बनाए हम, ठीक है, तो ये मेरा सॉलिड है, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, और ये मेरा ये मेरा वेट ऑफ सॉलिड है. तो मेरा मतलब इसी से है. इसके ऊपर क्या वॉल्यूम है एयर का, क्या वॉल्यूम है वाटर का, क्या वेट है, उससे कोई मतलब नहीं. सिर्फ हमको मतलब इसी से है. तो अगर हम लिखें इसको गामा एस, तो क्या लिख सकते हैं, बेसिकली वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ठीक है, एक छोटा सा नोट है, लिखते जाते हैं. अगर आपको यूनिट वेट कभी अरेंज करने का है ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा यूनिट वेट होता है गामा सॉलिड का. मैं आपको रीजन भी बताता हूं. अभी गामा सॉलिड सबसे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा होता है गामा, उससे कम होता है गामा सेट, इससे कम होता है गामा बल्क, इससे कम होता है गामा ड्राई, और सबसे कम होता है गामा सबमर्ज. ये नोट कर लीजिएगा, ये सारे यूनिट वेट का ऑर्डर है. अब कैसे थोड़ा सा देखते हैं. देखिए, सैचुरेटेड और सॉलिड में कंपेयर कर लेते हैं. सैचुरेटेड का हम क्या लिखे थे, सॉलिड का मेरा क्या है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. और सैचुरेटेड का क्या है सर, वेट ऑफ सैचुरेटेड वेट है ना. सैचुरेटेड वेट क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन, यहां पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर. लिखेंगे ना, अरे बोलिए हाँ है ना. अब देखिए, यहां पे देखिए, सैचुरेटेड में क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, और यहाँ क्या लिखे हैं, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ वॉल्यूम सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर. आप देखिए न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं. न्यूमरेटर को आप कंपेयर करके देखिए, तो न्यूमरेटर आपको दिख रहा होगा कि ज्यादा उधर है. क्या है, ज्यादा न्यूमरेटर इधर है, मतलब न्यूमरेटर ज्यादा इधर है. और आप डिनोमिनेटर देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर भी ज्यादा इधर ही है. तो अभी तो क्लियर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा. अगर मान लीजिए ये कम होता तो बोल देते डेफिनेटली ये ज्यादा होगा. लेकिन एक बात हम जानते हैं कि वेट ऑफ वाटर उस मुकाबले में, अगर वेट ऑफ वाटर, अभी मेरे पास एक उपाय है कि वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर में कंपेयर कर ले कौन ज्यादा. अगर आप वेट ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर में कंपेयर करें, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये जनरली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेट. मतलब ये डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया और इसका इफेक्ट न्यूमरेटर का कम हो गया. अरे हाँ या ना बोलो, मतलब ओवरऑल क्वांटिटी ये क्या हो गया, कम, और ये क्या हो गया, फिर से अगर ये है तो ये ज्यादा हो गया. तो दिख रहा है कि सॉलिड क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड से ज्यादा हो जाएगा. उसी तरह से आप बल्क के केस में कंपेयर कर सकते हैं. ड्राई बल्क के केस में आपको क्या दिखेगा, बल्क के केस में आपको दिखेगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर
प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और आपको यहां कंपेयर कीजिएगा ड्राई के केस में तो क्या दिखेगा आपको, वेट ऑफ वाटर प्लस नहीं वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये दोनों बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाइड यहाँ भी है, ये भी वॉल्यूम ऑफ वाइड ही है, तो मतलब डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, क्योंकि ये भी मिलके भी प्लस सॉरी ये दोनों नहीं, ये दोनों वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस ये मिलके ये दोनों क्या है, ये वाइड ही है। तो यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ वाइड, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, लेकिन न्यूमिनेटर किसका ज्यादा है, इसका, क्योंकि इसमें डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर एडेड है, तो ये बल्क क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और ड्राई क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सबमर्ज क्या है, गामा सेट में से माइनस ही कर रहे हैं, तो सबसे कम सबमर्ज होता है। आप इस तरह से एक लॉजिकली इसको याद रख सकते हैं, और जो भी आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया उस हिसाब से आप कंपेयर करके देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कौन ज्यादा कौन कम। ठीक है, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक को डिफाइन करते हैं हम लोग मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर उसी को बोलते हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, या सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिखा हुआ मिले तो हम लोग एब्सोल्यूट ही समझते हैं। तो यहाँ डिवीजन कर देना जरूरी है। देयर इज ए टू काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, देयर इज ए टू काइंड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो पहला को क्या बोलते हैं, पहला को बोलते हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है ना, तो इसीलिए आप कहीं कहीं देखिएगा जी को जी सबस्क्रिप्ट में एस भी लिख देता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, या फिर कहीं कहीं सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हुआ मिलेगा, तो भी मतलब मेरा यही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो ये नाम है, आपको जानना जरूरी है कि किसी नाम से लिख देता है, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, या सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हुआ मिले तो मेरा मतलब इन्हीं से है। ये सब एक हैं, अलग अलग बिल्कुल नहीं है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ it is defined as the ratio of weight of solids. It is defined as the ratio of weights of solids in a particular volume. It is defined as the ratio of weights of solids in a particular volume. In a particular volume. In a particular volume. In a particular volume. To the in a particular volume. To the weight of water, to the weight of water, to the weight of water in the same volume, to the weight of water in the same volume, to the weight of water in the same volume at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है, क्यों जरूरी है मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो मेरा नॉर्मल टेम्परेचर है, एनटीपी रूम टेम्परेचर कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अरे भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा हम लोगों ने। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स मतलब सॉइल सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स मतलब WS अपॉन टू द वेट ऑफ वाटर, यानी W। लेकिन अभी पूरी तरह से काम
नहीं हो पाया है। बोल रहा है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन अ पार्टिकुलर वॉल्यूम। मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकुलर वॉल्यूम है V, ठीक है। इस पार्टिकुलर वॉल्यूम V में मैंने डाला सॉइल पार्टिकल, इस पार्टिकुलर वॉल्यूम V में मैंने डाला सॉइल पार्टिकल्स और सारे सॉइल पार्टिकल्स का वेट किया, सॉइल सॉलिड्स का वेट किया, है या ना, सॉइल सॉलिड्स का वेट किया। सिर्फ सॉइल सॉलिड का वेट कैसे होगा, इसमें तो वाटर रहेगा तो उसका भी वेट हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको ओवन में ले जाकर ड्राई कर लेते हैं। आगे पढ़ेंगे ड्राई डेंसिटी निकालने का तरीका, ओवन ड्राइंग मेथड। इसको ले जाकर ओवन में डाल देते हैं और डालने क्या होता है कि हीट के कारण सारे वाटर क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। जब वेट करने जाएंगे तो सिर्फ किसका वेट मिलेगा, सॉइल सॉलिड का ही वेट मिलेगा, क्योंकि वाटर होगा नहीं और एयर का वेट को हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो यहां से इस पार्टिकुलर वॉल्यूम में आप लिए और इसको ओवन ड्राइंग कर लेने के बाद वेट किए और आपको क्या मिल गया, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। कह रहा है टू द वेट ऑफ वाटर इन द सेम वॉल्यूम, इसी वॉल्यूम भी में, इसी वॉल्यूम भी में आपको कहीं नहीं जाना, सेम वॉल्यूम में आपको वाटर डाल देना है, यही टू द वेट ऑफ वाटर इन द सेम वॉल्यूम। मतलब अब इस वॉल्यूम में, सेम वॉल्यूम में मान लीजिए 1000 ml का, 1000 cc का, 200 cc का, 4 cc का, जितना आपका वॉल्यूम है सेम वॉल्यूम में आप पानी डालिए और पानी को मेजर कीजिए। जितना वॉल्यूम में मालूम नहीं, लेकिन जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम में आपको क्या लेना है, पानी, और उस पानी का वेट आपको करना है। और इसी दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी दोनों का रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब क्या कीजिए, देखिए अगर हम देखें, अगर देखें हम तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर यहां से देखें पूरे सॉलिड को पैक कर दिए तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS है कि नहीं, और जितना VS है ये तो V है और ये भी V है, तो मतलब VW भी किसके बराबर है, VS के ही बराबर है। देखिए ध्यान से, VS है, V बराबर VW है, तो ये भी VS के बराबर है। यानी यहां से VS और ये VW दोनों क्या है, बराबर है। जितना सॉलिड का वॉल्यूम है उतना ही वाटर का भी वॉल्यूम है। आपको दिक्कत नहीं हो, आप देखिए यहां से दोनों कंपेयर करके देख सकते हैं, यहां से VS और VW दोनों बराबर है। डेफिनेशन के हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया और डेफिनेशन के हिसाब से ये निकल गया कि जितना सॉलिड का वॉल्यूम है उतना ही वाटर का वॉल्यूम है। अब हम क्या कर सकते हैं, या क्या करें, दोनों को हम ऊपर नीचे V से डिवाइड कर सकते हैं। यहां भी हम V से डिवाइड कर लेते हैं और यहां भी हम V से डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो G इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं WS बाई V डिवाइडेड बाई WW बाई V। अरे बोलिए सर हाँ या ना, WS बाई V WW बाई V। अब यहां से हम जान रहे हैं कि VS और VW ये तीनों किसके बराबर है, V के बराबर है, ठीक है। यहां से हम आराम से रिप्लेस कर दें, यहां से हम आराम से रिप्लेस कर सकते हैं WS, इसको हम VS लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई WW, इसको हम VW लिख सकते हैं, क्योंकि WW और VW गामा W होता है और WS बाई BS गामा S होता है या ना। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया G इज इक्वल टू गामा S अपॉन गामा W। यहां से मेरे से फॉर्मूला निकल के सामने आ गया, G इज इक्वल टू गामा S। बहुत कॉमन फॉर्मूला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, गामा S अपॉन गामा W, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है ना। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप लोगों ने डेंसिटी के टर्म में पढ़ा होगा या रिलेटिव डेंसिटी इसको पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल या मीडियम टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। वही है यहाँ सॉलिड के रिस्पेक्ट में और यहाँ वाटर, डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात किया था एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अगर मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं लेंगे, अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे लेंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वाटर क्या है, एनामोलस बिहेवियर शो करता है, वाटर का वॉल्यूम घट और बढ़ सकता है ना। तो जब वाटर का वॉल्यूम घटेगा और बढ़ेगा तो फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे कांस्टेंट आएगा, इसीलिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स कर दिए हैं, उसी टेम्परेचर पे लेते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप देखने का कोशिश कीजिएगा, अगर आपको हम दिखाएं स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ अगर फार्मूला से आप देखने का कोशिश कीजिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, गामा एस को रो एस इंटू जी, और गामा डब्ल्यू क्या लिख सकते हैं, रो जी, गामा डब्ल्यू इंटू जी। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिए, गामा डब्ल्यू पे कंसीडर करते हैं,
वाटर का डेंसिटी, देखिए वाटर का डेंसिटी टेम्परेचर के साथ बदलता है कि नहीं। आप मान लीजिए वाटर को हीट कीजिएगा तो वाटर एक्सपैंड करेगा कि नहीं, एक्सपैंड करेगा तो डेंसिटी कम होगा कि नहीं। टेम्परेचर अगर नीचे जाएगा तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर के साथ वाटर के डेंसिटी में हम लोग को वेरिएशन देखने को मिलता है। इसीलिए इस वेरिएशन के कारण हम लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। इसीलिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर सेट किए हुए हम लोग उसी टेम्परेचर पे हम लोग काम करते हैं। अब मान लीजिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है, दूसरे टेम्परेचर पर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जी गामा इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ जी गामा डब्ल्यू इज कांस्टेंट, जी इंटू गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब इसको इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं हम इंटरप्रेट कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री इंटू गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री एट 27 डिग्री इज इक्वल टू जी एट किसी भी टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड इंटू गामा डब्ल्यू एट T डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी टेम्परेचर पे आपको अगर यूनिट वेट ऑफ वाटर मालूम है तो आप इस फार्मूले का यूज करके आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उस टेम्परेचर पे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वन इज सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हो गया होगा मेरे ख्याल से, मिटाया जाए। सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज, उसको बोलते हैं अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसी को बोलते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर इसी को बोलते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास, इसको डिनोट करते हैं G और सबस्क्रिप्ट में M लिख के, GM, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल ऑफ एनी वॉल्यूम, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of weight of soil, it is defined as the ratio of weight of soil of any volume to the weight of water, to the weight of water in the same volume, to the weight of water in the same volume। अब कहोगे सर सेम तो लिखे, अरे सेम नहीं लिखा हुआ है। बात आपको गौर ये करना है कि यहां मैंने वेट ऑफ सॉइल लिखा है। क्या लिखा है, वेट ऑफ सॉइल। पिछली दफा मैंने क्या लिखा था, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो हमने बताया था कि सॉइल सॉलिड का सिर्फ सॉइल सॉलिड से मतलब है, और सॉइल सॉलिड का वेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ क्या आ गया, वेट ऑफ सॉइल, और ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि पानी के हिसाब से आपका क्या होगा, वेट घटेगा बढ़ेगा। मान लीजिए पानी है तो कुछ और आ गया, पानी निकल गया ड्राई कंडीशन में है तो कुछ और है। मान लीजिए वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया, थोड़ा एयर आ गया तो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मान लीजिए थोड़ा एयर एक्सपेल आउट कर दिया, थोड़ा पानी आ गया तो बढ़ जाएगा। तो ये वेट ऑफ सॉइल जो है ये वेरिएबल क्वांटिटी है, लेकिन वहां वेट ऑफ सॉलिड क्या था, कांस्टेंट। तो अगर इस हिसाब से आप यहाँ पे डिफाइन करने जाए तो GM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉइल यानी W। यहां सॉलिड नहीं, आप किसका वेट लीजिएगा, सॉइल का, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सेम वॉल्यूम। आपको बताया था, फिर उसी तरह से आप इसको डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड का कर दीजिए V से, सेम वॉल्यूम का बात है, इसको V से डिवाइड कर दीजिए। आगे आप इसको क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉइल, इसको आप वॉल्यूम से आप डिवाइड कर सकते हैं V से, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, VW अपॉन, इसको आप V को क्या लिख सकते हैं, VW, क्योंकि सेम वॉल्यूम में है। जितना वॉल्यूम में आप लिए हैं सॉलिड, उतना ही वॉल्यूम में आपको वाटर डालना है। तो आपको बताए थे कि V इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू VW, सेम कंडीशन वहां, सेम कंसेप्ट यहां भी लगाइएगा। तो आपको लगा के जब निकाल के आइएगा तो आपको दिखेगा G इज इक्वल टू वेट ऑफ गामा सॉइल। आपको क्या दिखेगा, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा सॉइल अपॉन नीचे क्या दिखेगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब देखिए यहां गामा सॉइल है,
अब ये सॉइल का यूनिट वेट क्या डिपेंड करेगा कि वो किस कंडीशन में है। अगर मान लीजिए ड्राई कंडीशन में है तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। अगर मान लीजिए वो सेचुरेटेड कंडीशन में है तो क्या लिखिएगा, गामा सेट अपॉन गामा डब्ल्यू। अगर मान लीजिए वो बल्क कंडीशन में है तो आप क्या लिखिएगा, गामा बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू। अगर सबमर्ज कंडीशन में है तो क्या लिखिएगा, गामा सबमर्ज अपॉन गामा डब्ल्यू। तो ये जी एम जो है, ये जीएम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ भी हो सकता है, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू भी हो सकता है, गामा सेट अपॉन गामा डब्ल्यू भी हो सकता है, गामा टी अपॉन गामा डब्ल्यू भी हो सकता है, गामा सबमर्ज अपॉन गामा डब्ल्यू भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि सॉइल मेरा किस कंडीशन में पड़ा हुआ है। अगर सबमर्ज कंडीशन में पड़ा हुआ है तो सबमर्ज, सेचुरेटेड कंडीशन में है तो सेचुरेटेड, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल इसमें से कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ आप कुछ भी पुट कर सकते हैं और अपॉन ये। तो आप इस बात को याद रखिए कि यूनिट वेट यहाँ से जीएम कुछ भी हो सकता है, इन सब में से, इस सब में से कोई वैल्यू जीएम हो सकता है, इन सब में से कोई वैल्यू आपका जीएम हो सकता है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू आज के लिए, कल मिलते हैं।